नमस्कार मित्रों, मैं रूपेश चौहान। मित्रों, आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे जो स्टैंड ऑफ है, जो आमने सामने सेना खड़ी है, क्या उससे इंडिया को प्रॉफिट है, फायदा है? मित्रों, सीधा सा आंसर निकलता है कि प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इतनी चीज़ें मोबिलाइज करके लेके आना प्रॉफिटेबल नहीं है। ये सीधा सीधा दिखता है, बट एक नज़रिया ये भी है जो सीधा नहीं दिखता है कि क्या प्रॉफिट है। वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या प्रॉफिट है। मित्रों, आपने रिसेंटली देखा होगा कि पहला प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ, 4 प्रॉफिट मैंने निकाले। पहला प्रॉफिट है, अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से इंक्रीज हुआ है इंडिया की तरफ से। जैसे मोबाइल टावर का लगना, लेह लद्दाख में नियर अबाउट 54 मोबाइल टावर लग रहे हैं, जो एक मोबाइल टावर कई किलोमीटर को कवर करेगा। पहले भी वहां कम्युनिकेशन रहा है, लेकिन मोबाइल टावर लगने से ये सेकंड सिस्टम भी आपका चालू हो जाएगा। पहले सैटेलाइट कम्युनिकेशन था मिलिट्रिकल, लेकिन अब आपका मोबाइल टावर से भी एक और आपको प्लस हो जाता है कि मान लीजिए कोई सिस्टम हैक होता है या कोई भी परेशानी आती तो दूसरा सेगमेंट भी आपका चालू रहे। सेकेंडरी, रोड के कंस्ट्रक्शन। इंडियन गवर्नमेंट ने BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जो कंप्लीटली मिलिट्री को ही ये वर्क दे दिया है। पूरा एक डिवीजन अलग कर दिया मिलिट्री का कि आप इसको बनाइए। तो मित्रों, आप देखेंगे कि इतनी फास्ट तरीके से ये डेवलपमेंट चालू हुआ है। और अगर मैं पुराने आपको डाटा बताऊं तो 2008 से 14 तक 3610 किलोमीटर्स की सड़क बनी थी, जो बॉर्डर के आसपास की सड़कें काउंटेबल है। और 14 से 20 के बीच में 4764 किलोमीटर्स की सड़क बनी है, जो करीब करीब 1.5 गुना के आसपास है इन 6 सालों में। 66 रोड के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और मित्रों, आपको जान के खुशी होगी कि बॉर्डर के नियर बाई रीजन में 66 रोड प्रोजेक्ट में से 48 कंप्लीट हो चुके हैं। मित्रों, 2008 से 14 के बीच में एक टनल बनी है, और 14 से 20 के बीच में अंडरग्राउंड या पहाड़ को काट के 6 टनल बनाई गई हुई है। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली चेन्नई से अंडमान निकोबार, जो भारत का बाहर मिलिट्रिकल बेस है, सबसे बड़ा मिलिट्रिकल बेस है, न्यूट्रलाइजिंग ईस्ट को करने के लिए, अगर मान लो चाइना की जो व्यापार है स्टेट ऑफ मलक्का से रोकने के लिए, इंडिया का जो अंडमान निकोबार का जो बेस है, वो आप देखेंगे कि वहां पे भी ऑप्टिकल फाइबर बिछाइए समुद्र के अंदर। उससे प्रॉफिट ये है कि किसी भी प्रकार से आपको एक सैटेलाइट का वर्कआउट था, आपके पास सिस्टम था, लेकिन दूसरा भी आपके पास हो गया। तो मान लीजिए आपके पास अगर एक सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी आती है, हैक होता है, तो आपके पास दूसरा सिस्टम भी कम्युनिकेशन का मौजूद रहेगा। तो आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय बड़ी तेजी से विकसित हुआ है। अब आप कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम कभी बना सकते हैं या बनाते हैं। मित्रों, आप सच कह रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जब आपके पड़ोसी से रिलेशन अच्छे होते हैं, मधुर संबंध होते हैं, तो उन कंडीशनों में आप कोई क्रिटिकल वर्क नहीं करते हैं। जब व्यापार अच्छा है, रिलेशंस अच्छे हैं, शांति है, तो आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाते हैं जिससे सामने वाला नाराज हो, या वो भी ऐसा कदम नहीं उठाता जिससे हम नाराज हों। पैरेलल रिलेशंस चलते हैं। लेकिन जब रिलेशंस खराब हो जाते हैं तो आप हर वो कदम उठा लेते हैं जिससे आप सेफ साइड में आना चाहते हैं, और दूसरे को आप दूसरे की साइड से पावरफुल होना चाहते हैं। तो इस समय इंडिया ने ये सारी चीज़ें कर रही है
बिना रोके टुके और 3 गुना मेहनत से कर रही है, जितनी फास्ट तरीके से अभी पिछले 4 महीने में और आने वाले 4-5 महीने भी मुझे लगता है, क्योंकि चाइना सर्दी तक के लिए तंबू वंबू गाड़ के बैठा हुआ, तो मुझे लगता है इन 4-5 महीनों के अंदर हम करीब करीब जो हम चाहते हैं उसके बहुत आसपास आ जाएंगे। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा, न्यूट्रलाइजिंग करना कश्मीर में। जैसे चाइना हांगकांग के कारण परेशान है मित्रों, कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत जम्मू कश्मीर के कारण भी परेशान हैं। तो जैसे आपका ताइवान हो गया मैटर और हांगकांग हो गया, चाइना न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा, वैसे हमें भी हमारा इंटरनल मैटर है, उसको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा कि कभी भविष्य में युद्ध होता है तो वहाँ की जनता भी हमारे सपोर्ट में रहे, क्योंकि ये 2 फ्रंट वार होगा, पाकिस्तान से और चाइना से, तो वहाँ की जनता शांत रहे और हमें हमारा काम करने दे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको न्यूट्रलाइज करना। तीसरा मित्रों, साउथ चाइना सी में जितने भी छोटे देश हैं, छोटे देश कौन से हैं? फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया। मित्रों, इन देशों को हमें हमारा जो मिलिट्रिकल हार्डवेयर है, ब्रह्मोस हो गया या आकाश डिफेंस सिस्टम हो गया या टैंक्स हो गया, जो भी आपूर्ति हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। और रिसेंटली एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी निकल के आई है कि जो ब्रह्मोस रशिया और इंडिया ने बनाया है, रशिया ने अपनी सहमति दे दी है कि आप मतलब भारत किसी भी देश को वो बेच सकता है। अभी तक वो सहमति नहीं दी थी, तो अब इंडिया काउंटर करने के लिए चाइना से जितने भी नियर बाय देश है, साउथ कोरिया हो गया, उनको अपनी ये मिसाइल सेल कर सकता है। ये दुनिया की सबसे तेज फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। अभी तक इसको कोई भी डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये इतने बिलो लेवल पे चलती, 5 से 10 मीटर की हाइट पे भी ये फ्लो कर सकती है, उड़ सकती है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जो दुश्मन है आपका, उसका दुश्मन आपका दोस्त होता है, और उन दोस्तों को अगर आप ये मिलिट्रिकल हार्डवेयर सेल करते हैं, चाहे उनको EMI पे कर दीजिए, चाहे उनको कुछ क्रेडिट दे दीजिए, या कुछ सालों बाद लेंगे, या उनसे कोई भी व्यापारी के भाई हम आपको ये दे रहे हैं आप गाँव दे दीजिए, जो भी चीज़ ले सकते हैं उससे आप फाइनलाइज कर दीजिए कि वो सशक्त हो जाएं, क्योंकि वो सशक्त होंगे तो कहीं ना कहीं जब आपका युद्ध होगा तो वो आपकी हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी हमेशा कुचले गए हैं, उनको डरा के रखा गया है चाइना की तरफ से। लास्ट, डिप्लोमेसी, चौथा जो पॉइंट है मित्रों, अभी तक हमारी पुरानी गवर्नमेंट ने जो डिप्लोमेसी रही है वो डिप्लोमेसी डिफेंसिव डिप्लोमेसी रही है। डिफेंसिव से मेरा मतलब है कि हमेशा भारत का जो जम्मू कश्मीर का मैटर रहा है, क्योंकि चाइना के पाकिस्तान से रिलेशंस रहे हैं और वो UN का परमानेंट मेंबर है, तो होता क्या है कि इंडिया हमेशा एक कारण से दब के रहता था कि यार मैंने अगर तिब्बत का या ताइवान का इशू ओपन किया, क्योंकि ताइवान में भी हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन अब हो रहा है। अब यहाँ से एक राजनयिक जा रहे हैं वहाँ पे ताइवान में, शायद रिसेंटली जाने वाले हैं या जा चुके हों, तो अब राजनीतिक संबंध भी बन रहा है। तो हम अभी तक ताइवान और आपका अक्साई चीन या इन मैटरों को हम उठाते नहीं थे। क्यों नहीं उठाते थे? या तिब्बत का मैटर नहीं उठाते थे? इसलिए नहीं उठाते थे कि कहीं ना कहीं हमें ये डर लगता था, या हमारी सोच में ये था कि हमने अगर उन पे ऑफेंसिव हुए, हम उन आक्रमण करेंगे शब्दों के यूनाइटेड नेशन में, तो वो भी कश्मीर का इशू उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं पुरानी सरकार डिफेंसिव मोड में थी। लेकिन जब से ये नई सरकार आई है और ये हालात हुए, जब आपके पड़ोसी से संबंध ठीक नहीं रहते हैं, तो आप हर वो काम करने के लिए, जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा हो भी रहा है धीरे धीरे, कि हम तिब्बत का इशू उठाने वाले हैं या उठाएंगे, और सेकेंडरी ताइवान के यहाँ पे राजनयिक हमने पहुँचाना चालू कर दिया है, जिससे चाइना की परेशानियाँ उस लेवल तक पड़े और इस स्टैंड ऑफ से ये हमें प्रॉफिट हो। मित्रों, काफ़ी
मुश्किलों से ये सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।